नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी रिश्ते। प्रस्तुत है कहानी रिश्ते। आज शीत अन्य दिनों से अधिक थी। सर्दी से दांत किटकिटा रहे थे। 2-3 प्राणियों का काम ही कितना होता है। अजीत खाना खाकर ऑफिस चले गए थे। आशीष स्कूल चला गया था। घर का काम निपटा कर मैं पत्रिकाएं, ट्रांजिस्टर व बुनाई उठाकर बाहर लॉन में चली आई। धूप खूब सुहा रही थी। ट्रांजिस्टर पर संगीत सुनते हुए मैं स्वेटर बुनने लगी। बुनाई में मन नहीं लगा तो पत्रिका उठा ली। अभी 2-3 पृष्ठ ही पढ़ पाई थी कि पोस्टमैन एक पत्र दे गया। लिफाफा उठाकर अक्षर पहचानने का प्रयास किया। हस्तलेख पहचाना सा लगा, फिर भी यह याद नहीं आया कि ये किसका हो सकता है। लिफाफा खोलकर पत्र लिखने वाले का नाम पढ़ा महेश तो चौंक गई। यकायक माथे की नसें तनने लगीं। होंठ घृणा की मुद्रा में सिकुड़ गए। मन हुआ बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक दूं। मन अतीत में भटकने लगा। माँ को देखा तो था किंतु मुझे उनकी याद नहीं है। वो मुझे 5-6 वर्ष का छोड़कर ही दुनिया से विदा हो गई थी। कल्पना में कभी कभी उनकी एक धुंधली सी आकृति उभरती तो है। पता नहीं वो आकृति उनके रूप रंग पर सुनी सुनाई बातों पर आधारित है या वे सचमुच वैसी ही थीं। उनका कोई भी फोटो कभी देखने को नहीं मिला। पिता थे, अब भी हैं, लेकिन पिता के प्यार से मैं हमेशा वंचित ही रही। मुझे चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। सुना था कि माँ व पिताजी में कभी नहीं पटी। पिता भोग विलास के पक्षपाती थे। सुरा सुंदरी उनकी कमजोरी थी। शायद उन दोनों में न पटने का कारण भी यही रहा होगा। सुंदरी माँ उस भौरे मन को नहीं बांध पाई थी। स्वच्छंदता की स्वतंत्रता सिर्फ उनके स्वयं के लिए ही थी। वैसे वो इतने संकुचित विचारों के थे कि उनकी मित्र मंडली में माँ को आने की अनुमति नहीं थी। उनका पापी मन माँ व चाचा के स्वस्थ मधुर संबंधों को शंका की दृष्टि से देखता था। इन सब बातों का पता मुझे चाचा चाची की आपसी बातचीत से हुआ था। चाचा पर यह कुत्सित आरोप, मैं इस पर कभी विश्वास नहीं कर सकती। एक बार माँ को टिटनेस हो गया था। उन्होंने फ़ोन करके चाचा को बुलवाया था और कहा था, देवर जी, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे भाई पर से मेरा विश्वास उठ गया है। किसी भी दिन मुझसे ये दुनिया छुड़वाई जा सकती है। मैं स्वयं ही छोड़ देती, किंतु इस नन्ही बेटी का मोह मेरे पैरों की बेड़ी बन गया है। यदि मैं पढ़ी लिखी होती तो बेटी को लेकर कहीं चली जाती और नौकरी करके अपना और इसका पोषण कर लेती। इनके कर्मों को तो तुम जानते ही हो। अब किसी नर्स से चक्कर चल रहा है। मैं तो रास्ते का कांटा हूँ, कभी भी हटा दी जाऊँगी। यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को तुम ले जाना और उसे पढ़ा लिखा कर इतना योग्य अवश्य बना देना कि वो भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तब तो माँ ठीक हो गई थी। उसके कुछ सप्ताह बाद ही चाचा को माँ के जलने का समाचार मिला था। चाचा कुछ घंटों में वहाँ पहुँच गए थे। चाचा ने पूछा था, भाभी, क्या ये सच है कि तुम खाना बनाते समय जल गई थी? मेरा मन नहीं मानता। जरूर तुमने आत्महत्या की कोशिश की होगी। तुमने ऐसा क्यों किया भाभी? नहीं देवर जी, ये झूठ है। ना तो मैंने आत्महत्या की कोशिश की थी और ना आग अपने आप लगी थी। मुझे जलाया गया है। हत्या का प्रयास है ये। चाचा ने पुलिस बुलानी चाहिए थी, किंतु माँ ने उन्हें रोक दिया था और व्यंग्यपूर्ण आवाज में कहा था, पति परमेश्वर के बराबर होता है। जीवन के अंतिम समय में ये पाप करके मैं नरक में नहीं जाना चाहती। किसी पड़ोसी ने पुलिस को खबर दे दी थी। पुलिस को देखकर पिताजी के पसीने छूट गए थे। भागे भागे माँ के पास आए थे, याचना करने, रक्षा का आश्वासन पाने। माँ ने घृणा से मुंह फेर लिया था। पुलिस के पूछने पर उन्होंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया था, अपने आप आग लग गई थी, मुझे किसी ने नहीं जलाया। बोलने में मुझे तकलीफ होती है, कृपया मेरी तकलीफ को और मत बढ़ाइए। ये सब बातें तो मैं अपनी शादी से कुछ दिन पहले ही जान पाई थी। वो भी तब जब चाचा द्वारा तय किए गए मेरे विवाह को रुकवाने के लिए मेरे पिताजी ने मेरे ससुराल वालों को भड़काने वाले पत्र लिखे थे। उनके इस कृत्य पर घर में तूफान सा आ गया था और माँ के साथ किए गए उनके दुष्ट व्यवहारों की चर्चा घर में बार बार होने लगी थी। और तब पिता के प्रति क्षोभ से भरा मेरा मन घृणा से पूरित हो गया था। धर्म भीरू माँ पर भी गुस्सा आया था। उन्होंने झूठ बोलकर अपने हत्यारे की रक्षा क्यों की? उस बार माँ को बचाया नहीं जा सका था। माँ की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही बाप कहा जाने वाला वो जीव नर्स को बीवी बनाकर घर ले आया था। बेटी यानी कि मैं स्वयं भी रोड़ा थी। मुझे साथ कैसे रखा जा सकता था?
मुझे इधर उधर किसी को गोद देने या अनाथालय जैसी किसी संस्था में भेजे जाने का प्रयास करते देख चाचा मुझे अपने साथ ले आए थे। तब पिता ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, लड़की ले जाना चाहते हो तो शौक से ले जाओ, किंतु उसके पालन पोषण शादी विवाह का खर्चा तुम उठाओगे। पिता ने इस आशय से लिखा पढ़ी स्टैम्प पेपर पर करा ली थी। चाचा ने भी लिखवा लिया था कि आज से ये मेरी बेटी हुई, पिता के रूप में तुम्हारा कोई हक इस पर नहीं रहेगा। मुझे याद है शादी के करीब 1 वर्ष पूर्व जब मैं BA फाइनल में पढ़ रही थी, तब पिता पहली बार मुझसे मिलने कॉलेज में आए थे। तब मुझे पिता द्वारा माँ की हत्या करने या मुझे अनाथालय भेजे जाने वाली घटनाओं का ज्ञान नहीं था, अतः मुझे पिता से प्यार नहीं तो नफरत भी नहीं थी। मन में कहीं क्षोभ अवश्य था कि पिता के जीवित होते हुए भी उनका प्यार व साथ दोनों मुझे नहीं मिल पाए। फिर पिता कॉलेज जल्दी जल्दी आने लगे थे। छुट्टियों में कुछ दिन के लिए मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी कर लिया था। तब मैंने चाचा से इस बात की आज्ञा मांगी तो वो मुझे पिता के साथ भेजने को तैयार नहीं थे। मेरे जिद करने पर उन्होंने बेमन से अनुमति दे दी थी। कुछ दिन पिता के पास रहकर मेरा मोह भंग हो गया था। मुझे अपने पास बुलाने के उनके 2 उद्देश्य थे। एक तो वो चाचा के प्रति मेरे मन में अथाह नफरत भर देना चाहते थे ताकि मैं वापस उनके पास न लौटूं। दूसरे, वो मेरी शादी अपने किसी परिचित व्यक्ति से करवाना चाहते थे जो पढ़ा लिखा और संपन्न विधुर था, साथ ही 2 बच्चों का बाप भी था। दहेज में कुछ देना नहीं पड़ता, बल्कि वो मेरे एवज में मेरे पिता को 8-10 हज़ार रुपये कोई काम धंधा शुरू करने के लिए देने वाला था। इस विवाह के लिए मुझे तैयार ना होते देखकर ज़बरदस्ती भी की जाने लगी थी, लेकिन पिता अपनी चाल में कामयाब नहीं हुए। चाचा के प्रति मेरे असीम प्यार व श्रद्धा भाव को तनिक भी कम नहीं कर सके। शादी के लिए भी मुझे तैयार नहीं कर पाए और एक दिन मौका पाकर मैं पिता के घर से भागकर बस द्वारा पुनः चाचा के पास पहुंच गई थी। दूसरे दिन उन्होंने चाचा के घर आकर उनसे बहुत झगड़ा किया था और कहा था कि नीता मेरी बेटी है, उसे मेरे साथ भेजना पड़ेगा। चाचा भी आवेश में आ गए थे। वाह भाई, जब लड़की पढ़ लिख कर योग बन गई तो बेटी पर अधिकार जताने आए हो। वो दिन भूल गए जब इसको अनाथालय भेजने को तैयार थे। आज शादी के नाम पर उसका सौदा एक ऐसे आदमी से कर रहे हो जिसके जुल्मों से परेशान होकर बीबी ने आत्महत्या कर ली थी। सचमुच बाप के नाम पर कलंक हो तुम। नीता तुम्हारी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है। पिताजी गुस्से से पैर पटकते हुए अनेक धमकियां देते हुए वापस लौट गए थे। तभी चाचा ने मेरी शादी के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी और कुछ दिनों बाद ही अजीत से मेरा विवाह तय हो गया था। पिता द्वारा अनेक बाधाएं उत्पन्न करने के बाद भी अजीत से मेरा विवाह हो ही गया और वो हाथ मलते रह गए। विवाह के 4 वर्ष बाद आशीष का जन्म हुआ था। किसी तरह पिताजी को भी सूचना मिल गई थी। तभी उनका पत्र आया था जिससे पता चलता था कि वो बहुत दुखी हैं। उनकी नर्स बीबी की मृत्यु हो गई थी। दूसरी कोई संतान नहीं थी। शायद एकाकीपन ही उनके दुख का कारण रहा हो। बच्चे के लिए पार्सल से कुछ उपहार भी भेजा था जिसे मैंने बिना खोले ही वापस लौटा दिया था। उस बात को भी 6 वर्ष बीत गए। सुना था इस बीच वो किसी अन्य स्त्री के साथ रह रहे हैं। उससे विवाह किया था या नहीं ये मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज इतने वर्षों बाद उनका पत्र पाकर मेरे पुराने जख्म फिर हरे हो गए थे। मुझे उनसे नफरत है। मैं भुला देना चाहती हूँ कि महेश नाम का व्यक्ति जो अभी तक जीवित है मेरा पिता लगता है, किंतु वो समय समय पर पत्र लिखकर मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराते ही रहते हैं। इस तरह मैं अपने अतीत में भटक रही थी कि अजीत का स्नेहिल स्वर मुझे वर्तमान में ले आता है। नीता, क्या हुआ तुम्हें? परेशान नजर आ रही हो। किसका पत्र आया है? मैं पत्र अजीत के हाथ में थमा देती हूँ। पत्र पढ़कर वो मुझसे पूछते हैं, नीता क्या इरादा है? तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया है, चलोगी? हमें बुलाया है? लेकिन क्यों? ये जरूर उनकी कोई नई चाल होगी। इस व्यक्ति ने मेरी माँ को मार डाला। अपने स्वार्थ के लिए मेरा सौदा करने को तैयार थे। तुमसे मेरी शादी ना होने देने का अथक प्रयास किया। क्या कोई पिता ऐसा होता है? मैं इन झूठे बनावटी रिश्तों को ढोने में विश्वास नहीं करती। अजीत ने टोका था। लगता है तुमने अभी तक पत्र नहीं पढ़ा। वो बहुत बीमार हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। प्रिय बेटी नीता, सुखी रहो, सौभाग्यवती हो। जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। बाप का फ़र्ज मैंने कभी नहीं निभाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जीवन में मैंने बहुत पाप किए हैं। गले के कैंसर से पीड़ित होकर आज अपने पापों की सज़ा पा रहा हूँ। ढंग से बोल भी नहीं पाता। बिस्तर पर पड़ा मृत्यु का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ के साथ मैंने बहुत अन्याय किया था। उसे बहुत दुख दिए थे।
आज जब कोई भी साथ नहीं है, उस देवी को याद करके आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं अब जीना नहीं चाहता। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगी, तब तक मैं पश्चाताप की अग्नि में जलता रहूँगा, मरकर भी शांति की तलाश में भटकता रहूँगा। नीता, एक बार, बस एक बार तुम आ जाओ। सांस शायद तुम्हारी प्रतीक्षा में ही चल रही है। मैंने आज जाना कि रिश्तों, रक्त संबंधों को यूं आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। आशा है अपने इस दुखी पिता को दर्शन देकर तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी करोगी। मुन्ने व उसके पिता को मेरा आशीर्वाद, उन्हें अवश्य साथ लाना। तुम्हारा पिता महेश। पत्र सुनकर मेरा समस्त आक्रोश व क्रोध वेदना बनकर अश्रु के रूप में बह निकलता है। क्या सचमुच रक्त संबंधों की डोर इतनी मजबूत होती है कि उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता? अजीत पूछते हैं, नीता क्या विचार है? मैं समझता हूँ हमें आज ही चलना चाहिए। मैं स्वीकृति से गर्दन हिला देती हूँ। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी रिश्ते। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।